हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 2 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं मुथूट फाइनेंस, जिन्होंने कि अपने वाइट लेबल एटीएम के जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन था उसको वॉलेंटरी सरेंडर कर दिया है और आगे से उसमें ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा स्टॉक इन न्यूज है बर्गर किंग, जिन्होंने कि इंडोनेशिया में जो बर्गर किंग को मैनेज करती है कंपनी पीटी सारी बर्गर, उसमें 83.24% स्टेक एक्वायर किया है। हम दोनों ही टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की, मुथूट फाइनेंस एक लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है भारत की। इन्होंने अपने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को वॉलेंटरली यानी कि अपने आप सरेंडर कर दिया है, जो कि इनको अलाउ करता था वाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप और ऑपरेट करने के लिए। और आरबीआई ने अपनी रिलीज में बोला है कि इस कैंसिलेशन के बाद जब इन्होंने सरेंडर किया तो आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये अब वाइट लेबल एटीएम के बिजनेस को सेटअप ओन और ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? बहुत सारे एटीएम्स टाइप होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस पेज पे। बट अगर सबसे पहले व्हाइट लेबल की बात की जाए तो ये वो एटीएम होते हैं जो कि नॉन बैंक एंटिटीज द्वारा सेटअप किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि मुथूट फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है, इनके द्वारा अगर कोई एटीएम सेटअप किया जाता है तो उसको व्हाइट लेबल एटीएम बोलते हैं। और इसमें जो इसको कोई भी बैंक यूज कर सकता है, वो उसको वो कैश प्रोवाइड करना होता है अपने कस्टमर के लिए, लेकिन इसके ऊपर किसी बैंक का लोगो नहीं लगा होता, तो कोई भी बैंक इनकी सर्विसेज यूज कर सकता है। और जो इनका रोल होता है ये सिर्फ जो टेक्निकल कनेक्टिविटी होती है कस्टमर और बैंक के बीच में उसको प्रोवाइड करते हैं। और ये कोई कस्टमर से फीस नहीं चार्ज करते, बट बैंक से ये जो कि एटीएम रिसोर्सेज को बैंक के कस्टमर यूज करते हैं उसके लिए बैंक को कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये एक मल्टी बैंकों को सपोर्ट कर पाते हैं और बैंक को अपने लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं करने पड़ते और इनिशियल ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती। वो सिंपल फीस देके अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम की सुविधाएं ले सकते हैं। तो अब बहुत टाइप के एटीएम होते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम हमने डिस्कस किया। ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है? वो बैंक स्पेसिफिक होता है, बैंक किसी थर्ड पार्टी को अलाउ करता है कि उनके लिए वो एटीएम सेटअप करे और उसमें बैंक का लोगो भी लगता है। और ग्रीन लेबल एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए। ऐसे ही येलो लेबल जो एटीएम होते हैं वो ई कॉमर्स पर्पस के लिए होते हैं। पिंक लेबल एटीएम होते हैं जो कि वुमेन एक्सेस कर सकती हैं। इनको वहां पे गार्ड के द्वारा मॉनिटर किया जाता है कि भाई वहां पे सिर्फ वुमेन ही एक्सेस कर पाए, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो लॉन्ग क्यूज जो एटीएम में लगती हैं उसको अवॉइड कर सके। इसके अलावा बायोमेट्रिक एटीएम होते हैं जहां पे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और आई स्कैनर के द्वारा लोग अपने बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि बर्गर किंग की, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पीटी सारी बर्गर इंडोनेशिया, जो कि बर्गर किंग को इंडोनेशिया में ऑपरेट और मैनेज करने का काम करते हैं और उनके 177 रेस्टोरेंट हैं, इसमें 83.24% स्टेक एक्वायर करेगा। और ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू न्यूज नहीं है। अगस्त से ही इन दोनों कंपनीज की आपस में डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अब इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। और कंपनी यानी कि बर्गर किंग का कहना है कि ये इंडोनेशियन मार्केट में जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने में हेल्प करेगा, और उनके हिसाब से ये राइट पार्टनर है पीटी सारी बर्गर इंडोनेशिया, जो कि उनको नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर बर्गर किंग इंडिया की बात की जाए तो इसको नवंबर 2014 में सेटअप किया गया था भारत में, और तब से ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है भारत की। और इसके जो प्रमोटर हैं वो क्यूएसआर एशिया है, और क्यूएसआर एशिया वो कंपनी है जिसको कि नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी मिल चुकी है बर्गर किंग को इंडिया में डेवलप, एस्टेब्लिश और ऑपरेट करने की। तो अब अगर बात की जाए बर्गर किंग के शेयर की कि क्या इसका करंट प्राइस पे शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 2021 में लगभग 11.5% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि दिसंबर 2020 में जब ये लिस्ट हुआ था, इसकी लिस्टिंग 90% से ज्यादा प्रीमियम पे हुई थी और ये एक बार के लिए 190 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरा है।
अगस्त में जब इनकी इंडोनेशियन कंपनी से बात चल रही थी स्टेक एक्विजिशन की, तो ये 200 के भी ऊपर गया था। आई थिंक 213 इसका वन ईयर हाई है। तो वहां तक भी गया, लेकिन फिर पिछले 3 महीने से ये 14% के आसपास गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात माने तो प्रभुदास लीलाधर इसका टारगेट 250 देते हैं। अगस्त में उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 206 होना चाहिए, और हायर साइड पे 258 और लोअर साइड पे 137। तो अगर इसकी करंट क्लोजिंग को देखा जाए 155 जो कल हुई है, उसके हिसाब से ये एवरेज से सस्ते में अवेलेबल है, लोअर साइड पे अवेलेबल है। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इस स्पेस में यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो या रेस्टोरेंट हो, इस स्पेस में सभी कंपनीज अभी लॉस मेकिंग है, एक्सेप्ट जुबिलेंट फूड वर्क्स जो कि डोमिनोज और डंकिन डोनट को मैनेज करती है, वही एक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा सभी कंपनीज लॉस में हैं। और बर्गर किंग ने भी 174 करोड़ का लॉस हुआ था इनको पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इसकी वजह से इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, पी रेशो नेगेटिव है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोविड आने के बाद लोगों का ऐसा विश्वास है कि ऑर्गेनाइज्ड जो रेस्टोरेंट है वहां से ज्यादा फूड को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि अच्छे से रहेगा। पीछे कोविड की वजह से कुछ चैलेंजेस थे, बट जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो ये उनके बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और जो इसका अभी करंट प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव है, और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इस न्यूज की कंफर्मेशन से शायद ये थोड़ा सा और पॉजिटिव भागे, लेकिन अगर वापस कभी करेक्शन आती है तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये लिया जा सकता है। ये लगभग 30 से 60% की रिटर्न आपको 1 से 2 साल के बीच में दे सकता है। और अब अगर वापस हम मुथूट फाइनेंस पे आएं और इसको डिस्कस करें कि इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो इसकी अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 249 की अनबिलीवेबल रिटर्न्स दी हैं। हालांकि पिछले 1 साल में इन्होंने 21% की मॉडरेट रिटर्न दी है, और पिछले 3 महीनों से तो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 4% के आसपास की। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो जून में प्रभुदास लीलाधर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, और इनका टारगेट 1700 दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो टारगेट है 1853 आता है एवरेज, और हायर साइड पे 2277 और लोअर साइड पे 1432। जो कल इसकी क्लोजिंग हुई है वो लगभग 1493 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट लोअर साइड पे अवेलेबल है। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स देखें तो एक मीडियम टू लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो पीबी रेशो अट्रैक्टिव ही बोला जा सकता है, ऑन एवरेज है जो इनके पीयर्स के मुकाबले में। और इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है, 24.42, बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी कही जा सकती है। और जो इनका पोर्टफोलियो है गोल्ड लोन्स का, मोस्टली, इसके अलावा ये बिजनेस और पर्सनल लोन भी देते हैं, लेकिन गोल्ड लोन्स इनके मेजोरिटी लोन्स हैं जो कि सिक्योर्ड लोन्स हैं, उसमें डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, और ये बहुत ही सेफ बिजनेस में है, पोटेंशियल हाई है। तो इसको मुझे लगता है कि कंसीडर किया जा सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। हालांकि आज इस न्यूज के बेसिस पे हो सकता है कि इन्होंने खुद से इस लाइसेंस को सरेंडर किया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हो सकता है कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़े। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको ग्रैब करने की, क्योंकि 1 साल से 2 साल के बीच में यानी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये लगभग यहाँ से 25 से 50% की रिटर्न आपको दे सकता है। और जैसे कि रिजल्ट सीजन अभी भी काफी जोर शोर से चल रहा है, तो आज भी कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आएंगे। उसमें से कुछ नाम है जैसे भारती एयरटेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सन फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं। इसके अलावा बाकी सब कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके कि आज रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।